तो बस देख सकते हैं जैसे कि पीछे बोर्ड पे लिखा है 1 शॉट प्लस 10th के लिए क्या प्रकाश लाइट। आज क्या करेंगे, कोशिश करेंगे फिनिश हो जाए, नहीं होगा तो 2 पार्ट मतलब 2 इसका पार्ट बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन पूरा टॉपिक कवर कराएंगे इसमें, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रकाश से, ठीक। चले ये हेडिंग, सबसे पहले क्या है प्रकाश, हम लोग जानेंगे प्रकाश होता क्या है, ठीक है। प्रकाश आई मीन लाइट, प्रकाश तो लिखेंगे यह एक प्रकार की क्या है, यह एक प्रकार की ये एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ये एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जो हमारी दृष्टि ज्ञान को क्या करती है, जागृत करती है, ठीक है। तो यही लिखेंगे, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को क्या करती है, जागृत करती है। अब प्रकाश का हम क्या लिखेंगे, गुण। गुण देख ले क्या होता है, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग, प्रकाश की गुण। प्रकाश के गुण में हम क्या लिखेंगे, जाहिर सी बात है, पहली बात ये लिखेंगे कि प्रकाश जो होती है वो क्या करती है, सीधी रेखा में चलती है। यह सीधी रेखा में क्या करती है, सीधी रेखा में चलती है, ठीक है। और दूसरा गुण में हम क्या लिखेंगे, इसका चाल जो होता है ना, प्रकाश की चाल या इसकी चाल जो होती है वो कितना होता है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। अच्छा किसमें, निर्वात में, वर्ड जोड़ लेना निर्वात। निर्वात को इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूम कहते हैं, ठीक है। निर्वात जहां पर वायु उपस्थित ना हो उसको हम क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल हमेशा 3 × 10 की पावर क्या होता है, 8 मीटर पर सेकंड, निर्वात में ही होता है। यदि प्रकाश अपना माध्यम जब चेंज करता है ना तो इसकी चाल क्या होती है, बदलती रहती है। सबसे ज्यादा कोई पूछे कि चाल कहाँ अधिक होती है प्रकाश की, तो हमेशा बोलना निर्वात, ठीक है। निर्वात में इसकी क्या होती है, प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है। आज तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे क्या, तीसरा इसका गुण क्या है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ये कैसी चुंबकीय तरंगे है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, तरंग होती है। ये क्या होती है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, ठीक है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग, इसमें 2 वर्ड है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। तो ये 3 जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथे में हम लिख सकते हैं क्या, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग होती है, ठीक है। तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। अच्छा अनुप्रस्थ तरंग का अर्थ ये होता है कि जो तरंग ऐसे करके चल रही है, देखें, ठीक है, तरंग व्यग्र के रूप में चले उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो प्रकाश हमेशा अनुप्रस्थ तरंग होती है, ठीक है। ये ऑप्शनल में आता है, तो देख सकते हैं ये प्रकाश से रिलेटेड। अब आगे नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक चलेगा क्या, प्रकाश का, ठीक है। लेकिन स्क्रीन शॉट कर देंगे, देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक क्या है, प्रकाश का प्रवर्तन, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं दूसरा, ठीक है। वीआईपी है एकदम, सोच लीजिए, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस बार हो सके तो आने वाला है प्रकाश का प्रवर्तन, ठीक। अच्छे से देखिएगा प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, देख ले अच्छे से, ठीक है। सिंपल कहेंगे, जब प्रकाश की किरणें, ठीक है, किसी चिकने पृष्ठ जैसे दर्पण से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है या चली जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो लिखेंगे कैसे कि जब प्रकाश की किरणें, क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ जैसे में हम क्या कर सकते हैं, जैसे में दर्पण से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाती है, उसी माध्यम में वापिस चली जाती है, उसे
प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये इसका डिफिनीशन आराम से देख सकते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ जैसे दर्पण से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाती है? वापस चली जाती है। उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, इसके दो नियम है। इसके कितने नियम है? इसके दो नियम है, दो नियम। ठीक है, इसके कितने नियम है? दो। अब सुने प्रकाश का परावर्तन के दो नियम क्या कहता है। ठीक है, इसको हम फिगर द्वारा हम समझाना चाहेंगे। ठीक, प्रकाश का परावर्तन के लिए हम क्या करेंगे? एक दर्पण ले लेंगे। ठीक है, जैसे ये हमारे पास क्या है? दर्पण। एक तरफ पालिश, दूसरे तरफ क्या हो? डिफिनीशन लिखवाएंगे दर्पण का, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, दर्पण तो हमारा ये प्रकाश की कोई किरण आएगी इस पर, जैसे टकराएगी। ठीक है, प्रकाश की किरण आकर जैसे टकराएगी तो पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाएगी? वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो इसी फिनोमिना के क्या कहते हैं? इसी गुण को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, और ये अपने क्या होता है? लंब होता है, लंब, अभिलंब होता है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं ये क्या है? अभिलंब, इसको अभिलंब कहते हैं। ठीक, और जो प्रकाश आती हुई प्रतीत होती है उसे हम कहते हैं आपतित, आपतित किरण। ठीक है, और जो किरण जा रही है इसको हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण, और ये क्या है? अभिलंब। और एक जरूरी बात यहां पर यह है कि प्रकाश के परावर्तन में दो कोण बनते हैं, वो भी अभिलंब से बनते हैं। अभिलंब से आने वाली किरण के साथ जो कोण बनता है उसे एंगल आई कहते हैं। ठीक है, एंगल आई, इसको आपतन कोण कहते हैं। और जाने वाली किरण से जो कोण बनता है अभिलंब के साथ उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। इसको एंगल आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एंगल आर। इसको आपतन कोण के नाम से जानते हैं और इसको परावर्तन कोण के नाम से जानते हैं। इसी से क्या होता है? दोनों नियम डिसाइड होता है। बस ये फिगर यदि याद हो गया समझ लीजिए, तो प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है वो आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं एग्जाम में। तो देखिए, पहला नियम हम इसी को फिगर को देखते हुए बताएंगे। क्या है पहला नियम? कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब है, अभिलंब, तीनों एक ही तल पे क्या होते हैं? स्थित होते हैं। बस, तो कौन कौन है भाई? तो आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, और दूसरा कौन है? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, और अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब। तीनों एक ही समतल पे क्या होते हैं? एक ही समतल पर, एक ही समतल पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, उपस्थित होते हैं। ठीक, देख सकते हैं। यह नियम पहला है। और दूसरा नियम क्या होता है? यहां लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसका दूसरा नियम, प्रकाश के परावर्तन का जो दूसरा नियम है, ये क्या कहते हैं? देखें, पहला नियम ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहां होते हैं? एक ही समतल पे होते हैं। और दूसरा नियम क्या कहता है? कि आपतन कोण जो होता है ना, ये एंगल आई, आपतन कोण जो होता है, आपतन, आपतन कोण, आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण, परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण के क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि एंगल आई जो होगा हमारे पास, ये बराबर हो जाएगा किसके? एंगल आई के। यही है ये दूसरा नियम, देख सकते हैं। दोनों नियम को हम आसानी से क्या किए? कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आप लिख सकते हैं आराम से और देख सकते हैं, और ऐसे ही लिखना है एग्जाम में। ठीक, तो आप स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम चल रहे हैं धीरे धीरे कदमों से। ठीक है, एक मिनट। नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या है? दर्पण। इसी में जस्ट दर्पण किसे कहते हैं? एकदम सिंपल डिफिनीशन। दर्पण उसे कहते हैं जिसके एक तरफ क्या होता है? पालिश होता है और दूसरे पृष्ठ को क्या बनाया जाता है? परावर्तक बनाया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। जैसे में चले हम इसको डिफिनीशन लिख सकते हैं। क्या क्या बोलते हैं? दर्पण उसे कहते हैं जिसके, ठीक है, जिसके एक पृष्ठ पर, एक पृष्ठ पर क्या हो? एक पृष्ठ पर पालिश हो,
और दूसरे पृष्ठ पर क्या हो, पृष्ठ और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक, दूसरे पृष्ठ परावर्तक हो, दूसरे पृष्ठ क्या हो, प्रवर्तक हो, जिसके एक पृष्ठ पर क्या हो पारिश हो और दूसरे पृष्ठ पर क्या हो प्रवर्तक हो, उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। अच्छा, दर्पण के प्रकार, नेक्स्ट यही डिफिनेशन लिखना, कोई दर्पण है तो यही लिखना। इसके स्ट्रक्चर यदि हम बना दे तो जैसे में ये हमारे पास दर्पण है, इसके एक तरफ क्या लगा दे पालिश, ये हमारा क्या है पालिश है, और दूसरे तरफ में क्या है, ये प्रवर्तक पृष्ठ है। ये आएगी प्रकाश की किरण तो जाएगी क्या होगी, टकरा के फिर उसी मध्य में आ जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, ये प्रावर्तक पृष्ठ है, ये पालिश की गई है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। यही अपना दर्पण है, इसी को हम क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे, ठीक है। अच्छा, दर्पण के प्रकार हम लोग देखेंगे क्या, दर्पण के प्रकार, तो यह दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्या प्रकार लिखे हैं, ये क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रकार के होते हैं मुख्यतः, ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है क्या, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, ठीक है। और दूसरा जो है हमारे पास, ये क्या होता है, समतल दर्पण, समतल दर्पण, जो ये सिलेबस में है यही पढ़ना है, ठीक है। समतल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक। एक का नाम है गोलीय दर्पण, दूसरे का नाम क्या है, समतल दर्पण, ठीक। अच्छा, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, सिंपल डिफिनीशन यही सब लिख दे रहे हैं, इसका परिभाषा, ठीक है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, कोई पूछे तो लिखना, जिसका प्रवर्तक पृष्ठ, जिसका प्रवर्तक पृष्ठ, जिसका प्रवर्तक पृष्ठ, जिसका प्रवर्तक पृष्ठ क्या हो, पृष्ठ, जिसका प्रवर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय होता है, गोलीय होता है, जिसका प्रवर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोलीय होता है, उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। असमतल दर्पण किसे कहते हैं, जिसका प्रवर्तक पृष्ठ क्या हो, नाम में ही है इसका डिफिनीशन, जिसका प्रवर्तक पृष्ठ, जिसका प्रवर्तक पृष्ठ समतल होता है, क्या होता है, समतल होता है, जिसका प्रवर्तक पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। जैसे कि ये रहा, ये समतल दर्पण का ही एग्जांपल है, और दर्पण के एग्जांपल में ही आ जाएगा, ठीक है। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, जिसका प्रवर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, और समतल दर्पण उसे कहते हैं जिसका प्रवर्तक पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है। ये दोनों यहाँ पर डिफिनीशन क्या हो गया, दर्पण से रिलेटेड खत्म हो गया। अच्छा, इसमें भी प्रकार होता है, तो गोलीय दर्पण जो होते हैं इनके दो प्रकार होते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, दो। एक का नाम होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और दूसरा है इसका प्रकार अवतल दर्पण। दूसरा क्या है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। एक है उत्तल दर्पण और दूसरा क्या है, अवतल दर्पण। ये किसके प्रकार है, गोलीय दर्पण के प्रकार है, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं इधर लिखा हुआ है, ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब हम क्या करेंगे, गोलीय दर्पण का जो प्रकार है उसको डिफाइन करेंगे, इसके बाद समतल दर्पण को डिफाइन करेंगे, ठीक है, विथ फिगर सहित, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लें फटाक से। तो ये नेक्स्ट हेडिंग क्या है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, इसका सिंपल डिफिनीशन लिखेंगे, ठीक है। जो डिफिनीशन है कि ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए तल पर क्या होता है, पालिश होता है, और उभरे हुए तल से क्या होता है, प्रवर्तक की घटना होती है, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक। तो इतना नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको भी और क्या करेंगे, शॉर्ट बनाएंगे, ठीक है। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो सिंपल कहेंगे कि ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण, डिफिनीशन देख लें, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए पृष्ठ से, उभरे हुए पृष्ठ से प्रवर्तक की घटना होती है, प्रवर्तक की घटना होती है, घटना होती है, घटना होती है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। देख सकते हैं, यही डिफिनीशन लिखना है।
ऐसा दर्पण, ठीक है, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण है जिसको उभरे हुए पृष्ठ से क्या हो, पृष्ठ से परावर्तक की घटना होती है, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए पृष्ठ से परावर्तक की घटना होती है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे में इसका फिगर कैसे होता है, जैसे में देख ले इसके फिगर, जैसे हमारे सामने ये रहा फिगर, ठीक है, इसके ये धसे हुए एक तरफ पालिश होगा, जाहिर सी बात है दर्पण है तो एक तरफ पालिश होगा, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगी, इसके उभरे हुए तल से क्या होगी, प्रवर्तन घटना होगी। जैसे ये प्रकाश की किरण आएगी, टकराई क्या हो जाएगी, पुनः उसी माध्यम में वापिस चली जाएगी। यहाँ से ये प्रकाश की किरण आ रही है, टकरा के पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, चली जाएगी, ठीक है। और ये चल के यहाँ मिलते हैं, ठीक है, ये चल के फोकस पर इधर मिलते हैं, ठीक है। इसलिए इसका जो प्रतिबिंब बनता है ना, ये आभासी बनता है, वास्तविक नहीं बनता। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी बनता है, ठीक, और सीधा बनता है, देख सकते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब जो है ये दर्पण के क्या है, पीछे जाके बन रही है, ठीक है। इधर बनती तो वास्तविक बनता है, लेकिन उधर नहीं, जिधर प्रकाश आती है उधर प्रतिबिंब बन ही नहीं रहा है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना है। दर्पण के पीछे बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, बासी होता है, याद रखने की बात है, ठीक है। तो ये है उत्तल दर्पण का फिगर, ठीक, उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, इसको हम पी कहते हैं, फोकस ना, पी ध्रुव है, इसको पी कहते हैं। यहाँ पर तुम्हारा कोई फोकस रहता है एफ, ठीक है, इधर साइड में मतलब एफ रहता है जो फोकस प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, उतार सकते हैं। और ये वक्रता केंद्र रहता है सी, वक्रता केंद्र, ठीक है, रोक दो। नेक्स्ट है क्या, अवतल दर्पण। अच्छा, उत्तल दर्पण में हम ये बोलना भूल गए थे कि भाई इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जाहिर सी बात है, तो वाहन जो होते हैं ना, वाहन जो गाड़ियां जो होती है उसके जो मिरर जो होते हैं, शीशा जो होते हैं पास में जो लगा रहता है देखने के लिए, वो क्या होता है, उसमें उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप लोग लिख सकते हैं वहां पर उसके प्रयोग में। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो सिंपल क्या कहेंगे, ऐसा दर्पण ये होता है, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण, ठीक है, सिंपल क्या लिखेंगे, ऐसा दर्पण जिसके, ऐसा दर्पण जिसके धसे हुए तल से, धसे तल से, धसे तल से परावर्तक की घटना हो, परावर्तक की घटना हो, प्रवर्तक क्या हो, घटना हो, उसे उसे क्या कहेंगे, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये रहा डिफिनीशन, ऐसा दर्पण जिसके धसे तल से प्रवर्तक की घटना हो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे में फिगर क्या है, देख ले इसका भी, जैसे में ये अपना फिगर, ठीक है, तो धसे तल से होगी घटना, तो जाहिर सी बात है उभरे हुए तल पे क्या होगा, पालिश, और ये रहा हमारे पास क्या, वक्रता केंद्र सी, ठीक है, ये क्या एफ है, इसका एफ, और ये क्या होता है, ध्रुव होता है, ध्रुव पी, जिसको पी से लिखना है, ठीक है। प्रकाश की किरण जब आएगी, जाहिर सी बात है ये अनंत से प्रकाश की किरण, ठीक है, जब जाती है तो उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से टकराने के बाद ये क्या होती है, अनंत से जब जाती है तो वो फोकस से ऊपर क्या करती है, वापस निकल जाती है, ठीक है। ये है इसका क्या फिगर, आप देख सकते हैं आराम से। अच्छा, इसमें क्या बनता है, ये किरण आरेख भी बड़ा पूछता है कि किरण आरेख कैसे बनता है, तो सिंपल देखे हम बता रहे हैं आपको, यही फिगर से, यदि जब प्रकाश की किरण अनंत से आएगी, ठीक है, और यदि कोई वस्तु अनंत पर रखा गया हो, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब, ठीक है, हमेशा फोकस पर बनेगा। अनंत पर रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कहां बनता है, फोकस पर बनता है। यदि कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा हो, जैसे यहां पर कोई वस्तु रखी होगी यहां पर, तो इसका प्रतिबिंब जस्ट फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगी यहां पर, ठीक है, हमेशा याद रखना। और दूसरा कंसेप्ट, तीसरा कंसेप्ट क्या होता है कि यदि कोई वस्तु जब वक्रता केंद्र पर रखी जाएगी तो इसका प्रतिबिंब हमेशा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और बराबर बनता है, इतना याद रखना। और इसमें अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु से क्या होता है, छोटा बनता है, ठीक है। तो ये नियम हम बता रहे हैं कि किरण आरेख बता रहे हैं कि कहां कैसे कैसे क्या क्या बनेगा इसमें अवतल दर्पण में। तो हमेशा जब भी वस्तु अनंत पर रहेगी तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर, अवतल दर्पण में, कृपया याद रखिएगा इसको। और जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रहेगी वस्तु तो इसका प्रतिबिंब
हमेशा ये फोकस और वक्रता केंद्र की क्या बीच में बनेगा, और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर आएगा तो इसका प्रतिबिंब हमेशा वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि वस्तु को हम कहां रखें तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने बराबर बने, वास्तविक बने। ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा वक्रता केंद्र पर क्या करेंगे, रखेंगे तो बराबर बनेगा। ठीक है, और वास्तविक बनेगा। ठीक, और देखिए, और जब हम वस्तु को उठा कर कहां लेकर आते हैं, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब हमेशा ये वक्रता केंद्र और अनंत के क्या होता है, बीच में बनता है। और जैसे जैसे वस्तु को हम दर्पण के तरफ लेकर जाते हैं इधर, जैसे यदि हम वस्तु को कहां रख दे, फोकस पर, तो इसका प्रतिबिंब हमेशा अनंत पर बनेगा। याद रखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं अनंत रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और फोकस पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत। इस बात को हमेशा माइंड में रखिएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। और इसका प्रयोग कहां करते हैं, इसका उपयोग कहां करते हैं अवतल दर्पण का, इसका उपयोग में हम लिख रहे हैं यहाँ पर हेडिंग बना के। इसका उपयोग जो होता है, ये जो होता है सड़क जो लाइट जो होती है लैंपों में किया जाता है इसका उपयोग, या डॉक्टर जो होते हैं वो दांत चेक करने में किया जाता है। ठीक है, डेंटिस्ट इसमें क्या करते हैं, वो इसका उपयोग क्या करते हैं, लैंपों में किया जाता है, या लैंप में किया जाता है, कह सकते हैं लैंप में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग कहां किया जाता है, लैंप में किया जाता है। जो लाइटें लगी होती है बड़ी बड़े शहरों में, ठीक है, रोड के किनारे जो लगी रहती है लाइट, इसमें क्या अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका डिफिनेशन अब हम देखेंगे क्या, समतल दर्पण नेक्स्ट टॉपिक है। अवतल दर्पण के बाद जस्ट इसको देखेंगे। ठीक है, देखिए समतल दर्पण किसे कहते हैं, सिंपल इसका डिफिनेशन क्या कहते हैं कि ऐसा दर्पण जिसके प्रवर्तक पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है। नाम में ही है इसका, ऐसा दर्पण जिसके प्रवर्तक पृष्ठ क्या होता है, समतल। डिफिनेशन क्या है, लिखवाए हुए थे, देख सकते हैं आप, तो यही डिफिनेशन लिखेंगे कि ऐसा दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ क्या होता है, प्रवर्तक पृष्ठ समतल होता है। क्या होता है, समतल होता है। उसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। जैसे में इसका फिगर कैसे बनेगा, देख ले। इसका फिगर जो बनेगा कैसे बनेगा, समतल दर्पण ऐसे रहता है, देखें। ठीक है, समतल दर्पण, ये क्या दर्पण है, समतल दर्पण। अरे आपके घर में जो मिरर लगा रहता है दर्पण में, जिसमें आप फेस अपना देखते हैं, वही समतल दर्पण है, कुछ खास नहीं है। इसके एक तरफ पॉलिश होगा, और दर्पण है तो जाहिर सी बात है पॉलिश रहेगा, दूसरे तरफ परावर्तक पृष्ठ रहेगा। तो ये प्रकाश की किरण ऐसे आएगी तो टकरा के पुनः उसी माध्यम क्या हो जाएगी, वापिस लौट जाती है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। अच्छा, इसमें कुछ कंसेप्ट होता है क्या, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। लोग कहते हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है ना, वो कैसा बनता है, हमेशा, ठीक है, आभासी बनता है। ठीक है, नोट करके लिखवा दे रहे हैं प्रतिबिंब बनने का नियम। प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसमें प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, आभासी बनेगा, आभासी। ठीक है, और सीधा और वस्तु के बराबर, और वस्तु के बराबर बनता है, बराबर बनता है। वस्तु की क्या बनता है, बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आभासी, सीधा और वस्तु के क्या होता है, बराबर बनता है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, दूसरी बात ये है कि दर्पण के पीछे जस्ट उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी हो। जैसे ये दूरी है दर्पण, यहाँ पर कोई वस्तु रखा है ए बी, जितनी दूरी पर, इसका प्रतिबिंब जस्ट इतने ही दूरी पर पीछे यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ए और बी टेस्ट। ठीक है, इतनी ही दूरी पे, माना इसका दूरी क्या है, डी, इधर भी इतने ही दूरी पे बनेगा, डी पर। ठीक है, ये समतल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब है। और एक चीज इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है समतल दर्पण में, कि समतल दर्पण में यदि कोई वस्तु u वेग से यदि चलेगी, मतलब इसकी चाल जो होगा, यदि u हो या v हो, तो इसका प्रतिबिंब जो होगा ना, ठीक है, समझिएगा, प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु की तरफ 2u वेग से चलता है या 2v वेग से चलता है, कह सकते हैं। तो इसमें दूसरा कंडीशन हम लिख सकते हैं क्या, यदि दर्पण की तरफ कोई
वस्तु, ठीक है, वस्तु u वेग, ठीक है, u वेग से चल रही हो तो उसका प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब वस्तु की तरफ, दर्पण की तरफ नहीं, वस्तु की तरफ 2u वेग से चलेगा। वेग से क्या होगा? वेग से चलेगा, क्या चलेगी, कह सकते हो, चलेगी, ठीक है। मतलब जब कोई वस्तु दर्पण की तरफ u वेग से चल रहा है, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण की तरफ नहीं, वस्तु की तरफ 2u वेग से चलेगा। यदि दर्पण की तरफ केवल कहता है, तो दर्पण की तरफ जब भी बातें कहेगा तो समझना दर्पण की तरफ, जिस वेग से वस्तु दर्पण की तरफ चल रहा है उसी वेग से दर्पण की तरफ उसका प्रतिबिंब भी चलता है। लेकिन वस्तु कंपेयर में ले रही है कि वस्तु की तरफ कितने वेग से चलेगा, तो हमेशा 2u 2 गुना हो जाता है। कहेंगे भाई इधर से जब चलेगा ये u इधर से आएगा तो दर्पण की तरफ क्या हो जाएगा, u वेग, और इसको दर्पण की तरफ, वस्तु की तरफ जाना है तो यहां से इतनी दूरी तो भाई u होगी, जाहिर सी बात है। और ये दूरी कितना हो जाएगी u, तो u बराबर कितना हो जाएगा, 2u बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो प्रतिबिंब होता है हमेशा क्या होता है, वस्तु की तरफ 2u वेग से चलता है, ठीक। तो ये पूरा क्या है, समतल दर्पण है अपना, उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इसी में गोलीय दर्पण, ये सब गोलीय दर्पण है। इसके इस फिगर को देखते हुए हम देखें इतने सारे डिफिनेशन को हम क्या करेंगे, आराम से क्या करेंगे, निपटा देंगे। जैसे में दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, तो दर्पण का जो केंद्रीय होता है, ठीक है, केंद्र भाग जो होता है, दर्पण का जो केंद्र भाग जो होता है उसे क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का जो केंद्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो ये दर्पण का क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास ध्रुव हो जाएगा, दर्पण का ध्रुव। भाई ये डिफिनेशन लिखवाना ना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, देख सकते हैं, सिंपल डिफिनेशन है। दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं, दर्पण के केंद्र भाग को हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये है तुम्हारा केंद्र दर्पण का जो बीच वाले भाग होते हैं उसी को केंद्र कहते हैं। इसको हमेशा P से लिखते हैं, दर्पण का ध्रुव यही होगा, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारे सामने, ये वक्रता केंद्र है, यहाँ पर क्या रहती है, फोकस दूरी रहती है। अब देखिए सिंपल हम क्या कह सकते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, अच्छा फोकस दूरी किसे कहते हैं ये पूछे तो सिंपल कहना है क्या, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को, इस दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। सिंपल डिफिनेशन आया समझ में, क्या कहोगे, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ये भी डिफिनेशन कंप्लीट हो गया, ठीक, लिखवाना नहीं है भाई, सुन लोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इस वाले डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी, लिख दे रहे हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी, ठीक है। ये आपके सामने क्या आ जाएगी, फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। अच्छा दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, तो दर्पण के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं, हमेशा दर्पण के केंद्रीय भाग जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है। अब सुने नेक्स्ट क्या है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र क्या कहलाता है, हमारे पास क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे ये हमारे पास गोलीय दर्पण है, ये खोखला हुआ है इसलिए हमने इसे क्या किया, डॉटेड लाइन से क्या किया, प्रतीक किया, ठीक है, प्रदर्शित किए हैं। इसका जो केंद्र होगा ना, गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सामने क्या आ जाएगी, ये वाला ये टॉपिक हमारे सामने क्या आ जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा, ये वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र सिंपल डिफिनेशन है, ये भी देख सकते हैं। और वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा क्योंकि यहां से एक बहुत फेमस, ठीक है, फार्मूला निकल के आता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, कृपया करके ध्यान दीजिएगा। वक्रता त्रिज्या जब भी कहेगा वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि वक्रता केंद्र से, ठीक है, वक्रता केंद्र से और ये ध्रुव तक की बीच की जो दूरी होती है, ये बड़ी दूरी जो होती है, यहां से यहां तक की जो दूरी, ये जो ध्रुव है यहां तक की जो बीच की दूरी होती है, वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव की बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम क्या लिखते हैं, डी से भी हम प्रतीक क्या कर सकते हैं, या वक्रता केंद्र को हम क्या करते हैं, आर से लिखते हैं, ठीक है, क्या ये दूरी है वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो इस दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जैसे आर या डी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिखते हैं वक्रता त्रिज्या है ये। चलिए देख ले, एक बार में इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आगे दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, तो सिंपल कहिएगा, दर्पण के केंद्रीय भाग को हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिससे हम पी से लिखते हैं। पहला डिफिनेशन कंप्लीट। फोकस दूरी किसे कहते हैं,
तो दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र, जो कि ये है, ये गोलीय दर्पण है, इसका केंद्र जो होता है वो क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। इसे हम क्या कर सकते हैं? आर से डिनोट करते हैं वक्रता त्रिज्या को। ठीक है, इसके बाद हम एक फेमस जबरदस्त जो ये है, ठीक है, संबंध वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो पूछता है वही चलेंगे हम। क्या ड्राइव भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग यहीं पे आप बना सकते हैं। क्या वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या और वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, फोकस दूरी में, फोकस दूरी में संबंध क्या होगा? संबंध, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। अच्छा, वक्रता त्रिज्या को हम किससे कहते हैं? आर से लिखते हैं। फोकस दूरी को हम किससे लिखते हैं? एफ से लिखते हैं। मालूम है? फोकस दूरी को हम एफ से लिखते हैं, इतना याद रखिएगा। तो क्या हेडिंग है? वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, क्या होता है देखें। हम जानते हैं कि एक चीज याद रखना हमेशा, ये बात है, ठीक है, कि वक्रता त्रिज्या जो होता है, वक्रता त्रिज्या देख सकते हैं, वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र और क्या ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, और फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस से ध्रुव तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। क्या होगा इसमें संबंध? बहुत लोग होते हैं ऐसे एकदम लिखवा देते हैं या रटवा देते हैं। एफ इक्वल टू क्या कहते हैं? आर बाई टू। एफ इक्वल टू क्या कहते हैं? आर बाई टू। ये होता है क्या? रिलेशन। अच्छा, ये आता कहां है से? ये लोग नहीं बताते हैं। ठीक है, आए हम इसको हम बताते हैं। ठीक है, देखिए यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है? आर। जाहिर सी बात है, फोकस दूरी ध्यान से देखेंगे, यहां से यहां तक को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो ये दूरी मान के चले हम डी ले लें। ठीक है, फोकस दूरी के लिए हम बातें करें डी, और इससे और एक्स्ट्रा दूरी इधर चल रहा है। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? डी। सपोज करिए ये भी क्या है आपके सामने? क्या डी है। टोटल हम क्या कर सकते हैं? एफ का जो मान होगा ना, एफ जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? डी प्लस डी लिख सकते हैं। और डी प्लस डी जो होगा ना, वो दोनों मिल गए किसके बराबर हो जाएंगे? जाहिर सी बात है, ये वाला जो एक डी है, जो ये पूरी दूरी है 2d के बराबर हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं क्या खतरनाक तरीके से यहां पर कि आर जो होता है ना, आर हमेशा, आर जब भी हम लिखेंगे, आर एफ नहीं, सॉरी एफ नहीं, आर जब भी लिखेंगे, आर जो होगा वो डी प्लस डी के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, मतलब 2d के बराबर हो जाएगा। और 2d जो है ना वो किसके बराबर है? डी जो है किसके बराबर है? एफ के बराबर है। किसके बराबर है? एफ के बराबर। तो यहां से आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं? आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 2f लिख सकते हैं। यहां से निकल के क्या आएगा? हेडिंग एफ बराबर आर बाई 2। देख सकते हैं, ये रहा इसका प्रूफ, सिंपल तरीके से। जाहिर सी बात है, इतनी दूरी को हम डी माने हैं, जाहिर सी बात है। और वक्रता त्रिज्या यहां से लेके यहां तक की दूरी है, जाहिर सी बात है। इसमें क्या आ जाएगा? एफ शामिल होगा, और यहाँ पर ये दूरी मान के चलो क्या होगा? डी प्लस डी 2d हो जाएगा। और डी जो है ये किसके बराबर हो जाएगा? एफ के बराबर हो जाएगा, कि डी एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फोकस दूरी वही है दूरी। इसके बाद ले चलो कल मान रखेंगे यहाँ पर 2f के बराबर हो जाएगा। यहाँ से f इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिंपल डेरिवेशन है यार, देख सकते हैं। ठीक है, आराम से ये ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं? इसको हम फिगर द्वारा हम क्या करेंगे? परिभाषित करेंगे। ठीक है, डिफिनेशन नहीं लिखवाएंगे, सिंपल कहेंगे। वीडियो जो है तो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम सब। सबसे पहले क्या, इसके लिए हम फिगर बना लें और फिगर द्वारा हम क्या करेंगे? समझाएंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, जैसे मान के चलिए हमारे पास जल वाला माध्यम है, जो सघन माध्यम कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या माध्यम है? सघन है, सघन माध्यम। ठीक है, सघन माध्यम है, और यहां से हम अविलंब ले लेंगे। ठीक है, ये अपना क्या है? अविलंब है। ठीक, ये क्या है? अविलंब। तो जब प्रकाश की किरण, देखिए पहले फिगर बना ले रहे हैं, इसके बाद डिफिनेशन को हम डिफाइन कर देंगे आराम से। ठीक है, ये जानी चाहिए सीधी, ये क्या हो जाती है? ये विचलित हो जाती है। ये एंगल आई बनाते हैं, और ये एंगल क्या बनाता है? आर बनाता है। ठीक है, देख सकते हैं फिगर है। और इस वाले माध्यम को कहते हैं विरल माध्यम, विरल माध्यम। ठीक है, आने वाली किरण ये, आने वाली किरण ये। ठीक है, देख सकते हैं डिफिनेशन क्या कहता है? प्रकाश का अपवर्तन क्या कहता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। ठीक है, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस गुण को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सिंपल देख सकते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के लिए दो माध्यम का होना आवश्यक है। एक माध्यम में प्रकाश की अपवर्तन वाली घटना होगी ही नहीं, ये बात हमेशा याद रखना।
प्रकाश का अपवर्तन तभी होगा जब दो माध्यम उपस्थित हो, ठीक है, जैसे ये रहा। तो क्या डिफिनेशन लिखेंगे आप लोग? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अच्छा, इसके भी दो नियम होते हैं, इसके दो नियम होते हैं। क्या होते हैं? दो नियम होते हैं। नियम, इसके दो नियम में कौन कौन होता है? पहला नियम हम लोग पढ़ ले फटाक से। पहला नियम ये होता है कि आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, और अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, और अभिलंब, और अभिलंब, अभिलंब, तीनों एक ही तल पे होते हैं, ठीक है, तीनों एक ही तल पे होते हैं, तल पे होते हैं, होते हैं। और दूसरा नियम यही जस्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसका दूसरा नियम क्या कहता है देख ले। दूसरा नियम जो है यह हमेशा स्नेल के नियम पर आधारित होता है, ठीक है, स्नेल के नियम पर आधारित है, स्नेल के नियम पर आधारित है, स्नेल के नियम पर आधारित है, आधारित, स्नेल के नियम पे क्या है? आधारित है। अच्छा, स्नेल का नियम क्या होता है? एन बराबर साइन आई, साइन आई बटे में साइन आर, ठीक है, एन बराबर साइन आई बटे में साइन आर। जहां ये क्या है? एन क्या है? अपवर्तनांक है, और साइन आई ये है, और साइन आई इससे बना कोण है, कोज्या है, ये साइन आर जो है अपवर्तित से बना क्या है? क्या अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण से बना क्या है? ये कोण है, ठीक है। देख नेक्स्ट स्टडी क्या है? दर्पण आवर्धन क्षमता, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है, तो देख ले। इसका छोटा डिफिनेशन है। आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं? सिंपल, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, और वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई के अनुपात को, के अनुपात को, अनुपात को, अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। दर्पण की आवर्धन क्षमता कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। अच्छा, इसके लिए सूत्र क्या होता है? आवर्धन क्षमता को हम एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एम से। तो आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है? आवर्धन, आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है? V बटे में U, ठीक है, लिख सकते हैं। आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है? V बटे में U। यहां से M बराबर हम लिख सकते हैं क्या? V बटे में U, जहां पर M क्या है? M आवर्धन क्षमता है, आवर्धन क्षमता, ठीक है, आवर्धन क्षमता, और V क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई, और U क्या है? वस्तु की लंबाई, लंबाई है, लंबाई, ठीक है। तो ये वस्तु की लंबाई, लंबाई, ठीक है। एम इक्वल टू V बटे में U, ये है आवर्धन क्षमता। और एक टॉपिक है दर्पण की फोकस दूरी। दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र यहां पर हम लिख सकते हैं, दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र, का सूत्र, दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b, 1/b, ये होता है दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीआईपी है, अच्छे से देख सकते हैं। ये है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये हमारा वन शॉट कंप्लीट हो गया, ठीक है, जहां तक सोचे थे कंप्लीट हो गया। ये पूरा टॉपिक निपट गया प्रकाश क्लास 10th के लिए, ठीक है। तो देख सकते हैं, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।